चैप्टर 16 थ्रू द ट्रैपडोर। आने वाले सालों में हैरी को कभी सही से याद नहीं रहा कि उसने अपने एग्जाम्स कैसे दिए, जबकि उसे हर पल लग रहा था कि वोल्डेमॉर्ट कभी भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। लेकिन दिन धीरे धीरे बीतते गए और इसमें कोई शक नहीं था कि फ्लफी अब भी उस बंद दरवाजे के पीछे सही सलामत था। बहुत गर्मी हो रही थी, खासकर उस बड़े क्लासरूम में जहां वे लिखित परीक्षा दे रहे थे। उन्हें एग्जाम्स के लिए खास नए पंख दिए गए थे, जिन पर चीटिंग रोकने का जादू किया गया था। प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हुए। प्रोफेसर फ्लिटविक ने उन्हें एक एक करके बुलाया ताकि वे देख सकें कि क्या वे अनानास को डेस्क पर नाचवा सकते हैं। प्रोफेसर मैगोनागल देख रही थीं कि छात्र चूहे को स्नीफ बॉक्स में बदल सकते हैं या नहीं। स्नीफ बॉक्स जितनी सुंदर होती उतने अंक मिलते, लेकिन अगर उसमें मूंछें होती तो अंक कट जाते। स्नैप ने सबको नर्वस कर दिया था। वो उनकी गर्दन के पास खड़े होकर सांस ले रहे थे, जबकि वे भूलने वाला पोषण बनाना याद करने की कोशिश कर रहे थे। हैरी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अपने माथे के चुभते दर्द को अनदेखा करते हुए, जो उसे जंगल की ट्रिप के बाद से परेशान कर रहा था। नेविल को लगा कि हैरी को एग्जाम का बहुत टेंशन है, इसलिए वो ठीक से सो नहीं पा रहा। लेकिन सच्चाई ये थी कि हैरी बार बार एक पुराने डरावने सपने से जाग जाता था। अब तो ये सपना और भी भयानक हो गया था, क्योंकि अब उसमें एक हुड पहनने वाला खून से लथपथ इंसान होता था। शायद इसलिए कि रॉन और हरमायनी ने वो नहीं देखा जो हैरी ने जंगल में देखा था, या शायद इसलिए कि उनके माथे पर जलती हुई चोट नहीं थी। इसलिए वे स्टोन को लेकर उतने चिंतित नहीं थे जितना हैरी था। वोल्डेमॉर्ट का ख्याल उन्हें जरूर डराता था, लेकिन वो उन्हें सपनों में परेशान नहीं करता था, और वे पढ़ाई में इतने व्यस्त थे कि उनके पास स्नैप या किसी और की चालों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उनका आखिरी एग्जाम मैजिक का इतिहास था। 1 घंटा पागल जैसे पुराने जादूगरों के बारे में सवालों के जवाब लिखने के बाद वे आजाद हो जाते। एक शानदार हफ्ते के लिए, जब तक उनके रिजल्ट्स नहीं आते। जब प्रोफेसर बिन्स के भूत ने कहा कि पंख नीचे रख दो और पेपर लपेट लो, हैरी बाकी सबके साथ खुशी से चिल्ला उठा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना आसान होगा। हरमायनी ने कहा जब वे बाकी भीड़ के साथ धूप भरे मैदान में निकल रहे थे, मुझे 1687 के वेयरवुल्फ कोड ऑफ कंडक्ट या एल्फ्रिक द ईगर के विद्रोह के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। हरमायनी को हमेशा एग्जाम के बाद पेपर डिस्कस करना पसंद था, लेकिन रॉन कहता था इससे उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। तो वे झील की ओर चले गए और एक पेड़ के नीचे लेट गए। वीसली ट्विंस और ली जॉर्डन एक विशाल स्क्विड की टेंटिकल्स को गुदगुदी कर रहे थे, जो गर्म पानी में आराम कर रहा था। अब और पढ़ाई नहीं, रॉन ने खुश होकर कहा, घास पर लेटते हुए। तुम जरा खुश तो दिखो हैरी, हमें रिजल्ट आने में 1 हफ्ता है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हैरी अपने माथे को सहला रहा था। काश मैं जान पाता इसका मतलब क्या है। वह गुस्से से बोला, मेरा निशान लगातार दर्द कर रहा है। पहले भी हुआ है, लेकिन इतनी बार कभी नहीं हुआ। मैडम पॉम्फ्री के पास जाओ, हरमायनी ने सुझाव दिया। मैं बीमार नहीं हूं, हैरी ने कहा। मुझे लगता है ये एक चेतावनी है। इसका मतलब है खतरा आने वाला है। रॉन चिंता नहीं कर पा रहा था, बहुत गर्मी थी। हैरी रिलैक्स करो, हरमायनी सही कह रही है। स्टोन तब तक सुरक्षित है जब तक डंबलडोर हैं। वैसे भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि स्नैप को फ्लफी को पार करने का तरीका मिल गया है। एक बार उसकी टांगा तक कट गई थी, वो दोबारा कोशिश नहीं करेगा इतनी जल्दी। और नेविल इंग्लैंड के लिए क्विडिच खेलेगा उससे पहले कि हैग्रिड डंबलडोर को धोखा दे। हैरी ने सिर हिलाया, लेकिन वो उस अजीब सी बेचैनी को नहीं हटा पा रहा था
जैसे कुछ जरूरी करना भूल गया हो। जब उसने ये समझाने की कोशिश की, हरमायनी ने कहा, यह सिर्फ एग्जाम्स का असर है। मैं कल रात उठी और ट्रांसफिगरेशन के नोट्स पढ़ रही थी। फिर याद आया कि हमने वो एग्जाम कर लिया है। लेकिन हैरी को पूरा यकीन था कि उसकी बेचैनी का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। उसने देखा एक उल्लू स्कूल की ओर उड़ रहा था। चमकते नीले आसमान में उसकी चोंच में एक नोट था। हैग्रिड ही था जो उसे चिट्ठियां भेजता था। हैग्रिड कभी डंबलडोर को धोखा नहीं देगा। हैग्रिड कभी किसी को नहीं बताएगा कि फ्लफी को कैसे पार करें, कभी नहीं। लेकिन हैरी अचानक खड़ा हो गया। कहां जा रहे हो? रॉन ने उनींदे स्वर में पूछा। मुझे कुछ याद आया है, हैरी ने कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। हमें अभी हैग्रिड से मिलना होगा। क्यों? हरमायनी ने दौड़ते हुए पूछा। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? हैरी ने घास भरे ढलान पर चढ़ते हुए कहा कि हैग्रिड को सबसे ज्यादा एक ड्रैगन चाहिए था, और एक अनजान आदमी आ जाता है जिसके पास जेब में अंडा होता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो ड्रैगन के अंडे लिए घूमते हैं, जबकि वो जादूगरों के कानून के खिलाफ है। कितनी संयोग वाली बात है कि उन्होंने हैग्रिड को ही ढूंढा, है ना? मुझे पहले क्यों नहीं दिखा ये सब? तुम कह क्या रहे हो? रॉन ने कहा। लेकिन हैरी, जो मैदान पार करके जंगल की तरफ दौड़ रहा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। हैग्रिड अपने घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी पैंट्स और आस्तीनें ऊपर छड़ी हुई थीं, और वो एक बड़े कटोरे में मटर छील रहे थे। हेलो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। एग्जाम्स हो गए, एक ड्रिंक के लिए टाइम है? हां जरूर, रॉन ने कहा। लेकिन हैरी ने उसे टोक दिया। नहीं, हम जल्दी में हैं। हैग्रिड, मुझे कुछ पूछना है। उस रात जब तुमने नॉर्बर्ट जीता था, तुम जिस अनजान आदमी के साथ ताश खेल रहे थे, वो कैसा दिखता था? पता नहीं, हैग्रिड ने लापरवाही से कहा। उसने अपनी क्लोक नहीं उतारी थी। उसने देखा कि तीनों के चेहरे हैरान हैं, तो उसने भौहें उठाईं। ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। हॉग्स हेड में अजीब लोग आते हैं। वो गांव का एक पब है। हो सकता है वो कोई ड्रैगन डीलर हो, क्यों नहीं? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। उसने अपनी हुड नहीं उतारी। हैरी मटर के कटोरे के पास नीचे बैठ गया। तुमने उससे क्या बात की, हैग्रिड? क्या तुमने हॉगवर्ट्स का जिक्र किया था? शायद हुआ हो। हैग्रिड ने माथा सिकोड़ते हुए याद करने की कोशिश की। हां, उसने पूछा मैं क्या करता हूं, और मैंने उसे बताया कि मैं यहां का गेमकीपर हूं। उसने पूछा मैं किस तरह के जानवरों का ध्यान रखता हूं, तो मैंने बता दिया। और मैंने कहा कि मुझे हमेशा से एक ड्रैगन चाहिए था। फिर मुझे अच्छे से याद नहीं, क्योंकि वो बार बार मुझे ड्रिंक पिला रहा था। देखते हैं। हां, फिर उसने कहा कि उसके पास ड्रैगन का अंडा है, और अगर मैं चाहूं तो हम उसके लिए ताश खेल सकते हैं। लेकिन उसे यकीन होना था कि मैं उसे संभाल पाऊंगा। वो नहीं चाहता था कि अंडा किसी भी इंसान को दे दे। तो मैंने कहा, फ्लफी के बाद तो ड्रैगन आसान होगा। और क्या उसे फ्लफी में दिलचस्पी लगी? हैरी ने शांत आवाज में पूछा। तो हां, कितने 3 सिर वाले कुत्ते तुमने देखे हैं, वो भी हॉगवर्ट्स में? तो मैंने बता दिया, फ्लफी को शांत करना बहुत आसान है। बस उसे थोड़ा म्यूजिक सुनाओ और वो तुरंत सो जाएगा। हैग्रिड का चेहरा अचानक डर से भर गया। मुझे ये नहीं बताना चाहिए था, वो बोल पड़ा। भूल जाओ जो मैंने कहा। अरे, तुम लोग कहां जा रहे हो? हैरी, रॉन और हरमायनी एक दूसरे से कुछ नहीं बोले जब तक वे एंट्रेंस हॉल तक नहीं पहुंच गए, जो मैदान के बाद बहुत ठंडा और उदास लग रहा था। हमें डंबलडोर से मिलना है, हैरी ने कहा। हैग्रिड ने उस अनजान आदमी को बताया कि फ्लफी को कैसे पार करें, और उस क्लोक के अंदर या तो स्नेप था या वोल्डेमॉर्ट। ये सब आसान हो गया होगा जब उसने हैग्रिड को नशे में कर दिया। बस डंबलडोर हमें मान ले, ये जरूरी है। फिरेंजे हमारा साथ दे सकता है अगर बेन ने उसे रोका नहीं। डंबलडोर का ऑफिस कहां है? वे चारों ओर देखने लगे।
जैसे उम्मीद कर रहे हों कि कहीं कोई साइन दिखे। उन्हें कभी नहीं बताया गया था कि डंबलडोर कहां रहते हैं, और वे किसी को नहीं जानते थे जिसे उनके पास भेजा गया हो। हमें बस, हैरी ने कहना शुरू ही किया था कि अचानक हॉल में एक आवाज गूंजी। तुम तीनों अंदर क्या कर रहे हो? ये प्रोफेसर मैगोनागल थीं, हाथ में किताबों का बड़ा ढेर लिए। हमें प्रोफेसर डंबलडोर से मिलना है, हरमाइनी ने हिम्मत से कहा। हैरी और रॉन को लगा, प्रोफेसर डंबलडोर से मिलना? मैगोनागल ने दोहराया, जैसे ये बहुत ही अजीब मांग हो। क्यों? हैरी ने निगलते हुए कहा। अब क्या कहे, थोड़ा सीक्रेट है, उसने कहा, लेकिन बोलते ही पछता गया क्योंकि मैगोनागल की नथुनों में गुस्सा आ गया। प्रोफेसर डंबलडोर 10 मिनट पहले ही गए हैं, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से एक जरूरी उल्लू आया था और वो तुरंत लंदन के लिए रवाना हो गए। वो चले गए? हैरी ने घबराकर कहा। अभी? प्रोफेसर डंबलडोर एक बहुत बड़े जादूगर हैं पॉटर, उनके पास समय की बहुत डिमांड है। लेकिन यह जरूरी है। क्या तुम्हारी बात मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से भी ज्यादा जरूरी है पॉटर? देखिए, हैरी ने सब कुछ दांव पर लगाते हुए कहा। प्रोफेसर, ये सॉर्सरर स्टोन के बारे में है। जो भी मैगोनागल ने उम्मीद की थी वो ये नहीं था। उनके हाथ से सारी किताबें गिर गईं, लेकिन उन्होंने उन्हें उठाया नहीं। तुम्हें कैसे? वो बोल पड़ी। प्रोफेसर, मुझे लगता है मैं जानता हूं कि एसन की कोई स्टोन चुराने वाला है। मुझे प्रोफेसर डंबलडोर से बात करनी है। उन्होंने हैरानी और शक के मिले-जुले भाव से उसे देखा। प्रोफेसर डंबलडोर कल लौटेंगे, उन्होंने आखिर कहा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें स्टोन के बारे में कैसे पता चला, लेकिन निश्चिंत रहो, कोई उसे चुरा नहीं सकता। वो बहुत अच्छे से सुरक्षित है। लेकिन प्रोफेसर पॉटर, मैं जानती हूं मैं क्या कह रही हूं, उन्होंने साफ कहा। फिर नीचे झुककर किताबें उठाईं। मेरा सुझाव है कि तुम लोग बाहर जाओ और धूप का मजा लो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये आज रात है, हैरी ने कहा जैसे ही मैगोनागल वहां से गईं। स्नेप आज रात ट्रैपडोर से जाने वाला है। उसे सारी जानकारी मिल गई है और अब उसने डंबलडोर को हटा दिया है। उसने ही वो नोट भेजा होगा। मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक चौंक जाएगी जब डंबलडोर वहां पहुंचेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हरमाइनी हांफी। हैरी और रॉन घूमे। स्नेप वहीं खड़ा था। शुभ अपराह्न, उसने बड़ी नरमी से कहा। वे उसे घूरने लगे। ऐसे दिन में तुम्हें अंदर नहीं होना चाहिए, उसने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। हम तो, हैरी ने कहना शुरू किया, बिना ये जाने कि कहेगा क्या। तुम्हें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, स्नेप ने कहा। ऐसे घूमते रहोगे तो लोग समझेंगे कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, और ग्रिफिंडोर और ज्यादा पॉइंट्स कमवाने की हालत में नहीं है ना? हैरी का चेहरा लाल हो गया। वे बाहर जाने लगे, लेकिन स्नेप ने उन्हें रोक लिया। ध्यान रखना पॉटर, अगर तुम रात में दोबारा घूमते दिखे तो मैं खुद तुम्हें स्कूल से निकलवाऊंगा। तुम्हारा दिन शुभ हो। वो स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। पत्थर की सीढ़ियों पर बाहर हैरी ने बाकी दोनों की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है, अब हमें क्या करना है? उसने धीरे से कहा, हमें स्नेप पर नजर रखनी होगी। स्टाफ रूम के बाहर रहो, और अगर वो बाहर आए तो उसका पीछा करो। हरमाइनी, ये तुम्हें करना होगा। क्यों मैं? ये तो साफ है, रॉन ने कहा। तुम कह सकती हो कि तुम प्रोफेसर फ्लिटविक का इंतजार कर रही हो, जैसे, ओह प्रोफेसर फ्लिटविक, मुझे चिंता है कि मेरा सवाल 14 भी गलत हो गया। वो चुप रहो, हरमाइनी ने कहा, लेकिन वो तैयार हो गई स्नेप पर नजर रखने के लिए, और हमें तीसरी मंजिल के कॉरिडोर के बाहर रहना चाहिए। हैरी ने रॉन से कहा, चलो, लेकिन प्लान का वो हिस्सा फेल हो गया। जैसे ही वे फ्लफी वाले दरवाजे तक पहुंचे, प्रोफेसर मैगोनागल
फिर से वहां आ गईं और इस बार वह गुस्से में थीं। तुम लोग क्या सोचते हो कि जादू के जालों से ज्यादा मुश्किल हो तुमको रोकना? वह गर्जी। बस बहुत हुआ ये ड्रामा। अगर मुझे पता चला कि तुम दोबारा यहां आए तो ग्रिफिंडोर से और 50 पॉइंट्स काट लूंगी। हां, वीजली अपनी ही हाउस से। हैरी और रॉन कॉमन रूम में वापस आए। हैरी ने बस इतना कहा ही था, कम से कम हरमायोनी स्नेप की निगरानी कर रही है, कि फैट लेडी की पेंटिंग खुली और हरमायोनी अंदर आई। सॉरी हैरी, वो रो पड़ी। स्नेप बाहर आया और मुझसे पूछा मैं क्या कर रही हूं, तो मैंने कहा मैं फ्लिटविक का इंतजार कर रही हूं और स्नेप उन्हें बुलाने चला गया और मैं बस अभी अभी वहां से निकली हूं। मुझे नहीं पता स्नेप कहां गया। तो बस हो गया फिर, है ना? हैरी ने कहा। बाकी दोनों उसे घूरने लगे। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं आज रात यहां से जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि मैं पहले स्टोन तक पहुंच जाऊं। तुम पागल हो, रॉन ने कहा। तुम नहीं जा सकते, हरमायनी बोली। मैगोनेगल और स्नेप ने जो कहा उसके बाद तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो क्या? हैरी चिल्लाया। तुम समझ नहीं रहे हो। अगर स्नेप ने स्टोन हासिल कर लिया तो वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा। क्या तुमने नहीं सुना जब वो सत्ता लेने की कोशिश कर रहा था तब क्या हुआ था? फिर तो हॉगवर्ट्स नाम की कोई जगह ही नहीं बचेगी जहां से हमें निकाला जा सके। वो इसे तहस नहस कर देगा या इसे डार्क आर्ट्स की स्कूल बना देगा। पॉइंट्स की कोई परवाह अब नहीं है, समझे तुम? क्या तुम्हें लगता है कि अगर ग्रिफिंडोर हाउस कब जीत भी गया तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ देगा? अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे वापस डर्सलीज के पास जाना होगा और वहां वोल्डेमॉर्ट का इंतजार करना होगा। बस थोड़ा देर से मरूंगा, क्योंकि मैं कभी भी डार्क साइड में नहीं जाने वाला। मैं आज रात ट्रैपडोर के अंदर जाऊंगा और तुम दोनों कुछ भी कहो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। वोल्डेमॉर्ट ने मेरे मम्मी पापा को मारा था, याद है? उसने दोनों को घूरा। तुम सही हो हैरी, हरमायोनी ने धीमी आवाज में कहा। मैं इनविजिबिलिटी क्लोक का इस्तेमाल करूंगा, हैरी ने कहा। अच्छा हुआ कि मुझे वापस मिल गया, लेकिन क्या वो हम तीनों को ढक पाएगा? रॉन ने पूछा। हम तीनों? अरे छोड़ो भी, क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? बिल्कुल नहीं, हरमायोनी ने तेजी से कहा। तुम्हें लगता है तुम हमारे बिना स्टोन तक पहुंच सकते हो? मुझे अपनी किताबें देखनी होंगी, शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। लेकिन अगर हमें पकड़ लिया गया तो तुम दोनों को भी स्कूल से निकाला जा सकता है। अगर मुझसे हुआ तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरमायोनी ने गंभीरता से कहा। फ्लिटविक ने मुझे चुपके से बताया था कि मुझे उसके एग्जाम में 162% मिला है। इतनी आसानी से तो नहीं निकालेंगे। डिनर के बाद तीनों कॉमन रूम में थोड़ी दूरी बनाकर नर्वस होकर बैठे। किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। बाकी ग्रिफिंडोर्स को अब हैरी से कुछ कहना ही नहीं था। ये पहली रात थी जब हैरी को ये बुरा नहीं लग रहा था। हरमायोनी अपने सारे नोट्स पलट रही थी। उम्मीद थी कोई ऐसा जादू मिल जाए जो वे तोड़ने वाले थे। हैरी और रॉन ज्यादा कुछ नहीं बोले। दोनों अपने मिशन के बारे में सोच रहे थे। धीरे धीरे सब सोने चले गए। अब क्लोक ले आ, रॉन ने धीरे से कहा जब ली जॉर्डन आखिरकार उबासी लेते हुए बाहर निकला। हैरी ऊपर अपने डार्क डॉर्मिट्री में दौड़ा। उसने क्लोक निकाला और तभी उसकी नजर उस बांसुरी पर पड़ी जो हैग्रिड ने उसे क्रिसमस पर दी थी। उसने उसे फ्लफी के लिए जेब में रख लिया। उसे गाने का मन नहीं था। वो वापस नीचे भागा। हमें यहीं क्लोक पहन लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये तीनों को कवर कर पा रही है या नहीं। अगर फिल्च ने हमारे किसी पैर को अकेले घूमते देख लिया तो। नियशा एल्टियशा, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक आवाज कोने से आई। नेविल एक आर्म चेयर के पीछे से निकला। हाथ में ट्रेवर था, जो लगता था फिर से भागने की कोशिश कर रहा था।
कुछ नहीं नेविल, कुछ नहीं। हैरी ने जल्दी से क्लोक पीछे छुपाते हुए कहा। नेविल ने उनके डरपोक चेहरे देखे। तुम फिर से बाहर जा रहे हो, उसने कहा। नहीं नहीं नहीं, हरमायनी बोली। नहीं जा रहे। तुम सोने क्यों नहीं चले जाते नेविल? हैरी ने दरवाजे के पास ग्रैंडफादर क्लॉक की तरफ देखा। अब और समय नहीं बर्बाद कर सकते थे। हो सकता है स्नेप इस समय फ्लफी को सुलाने की कोशिश कर रहा हो। तुम बाहर नहीं जा सकते, नेविल ने कहा। फिर से पकड़े गए तो ग्रिफिंडोर की और मुसीबत होगी। तुम नहीं समझते, हैरी ने कहा। यह बहुत जरूरी है। लेकिन नेविल अब कुछ बहुत बड़ा करने को तैयार हो रहा था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, उसने कहा और जल्दी से पोर्ट्रेट होल के सामने खड़ा हो गया। मैं तुमसे लड़ूंगा, नेविल, रॉन गुस्से से बोला। उस होल से हट जाओ और बेवकूफ मत बनो। मुझे बेवकूफ मत कहो, नेविल चिल्लाया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब और रूल्स तोड़ने चाहिए। और तुम ही थे जिसने मुझे कहा था कि लोगों के सामने खड़े होना सीखो। हां, लेकिन हमारे सामने नहीं, रॉन ने चिढ़कर कहा। नेविल, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। रॉन ने एक कदम आगे बढ़ाया और नेविल ने ट्रेवर को गिरा दिया, जो कहीं कूद कर गायब हो गया। चलो मारो मुझे, नेविल ने मुट्ठियां बांधते हुए कहा। मैं तैयार हूं। हैरी ने हरमायनी की तरफ देखा। कुछ करो, उसने घबराकर कहा। हरमायनी आगे बढ़ी। नेविल, उसने कहा, मुझे बहुत बहुत अफसोस है इसके लिए। उसने अपनी छड़ी उठाई। पेट्रिफिकस टोटालस, उसने चिल्लाते हुए नेविल पर निशाना साधा। नेविल की बाहें सीधी होकर शरीर से चिपक गईं। उसकी टांगें जुड़ गईं। पूरा शरीर अकड़ गया। वो वहीं खड़ा कांपता रहा और फिर सीधे मुंह के बल गिर पड़ा, जैसे लकड़ी का टुकड़ा। हरमायनी दौड़कर उसे पलटने गई। नेविल का मुंह बंद था और वो बोल नहीं सकता था। बस उसकी आंखें घूम रही थीं, डर के मारे उन्हें देख रही थीं। तुमने उसके साथ क्या किया? हैरी ने फुसफुसाया। ये पूरा बॉडी बाइंड है, हरमायनी ने दुखी होकर कहा। ओह नेविल, मुझे बहुत माफ करना। हमें करना पड़ा नेविल, समझाने का वक्त नहीं है, हैरी ने कहा। तुम बाद में समझोगे नेविल, रॉन ने कहा, जब वे उसके ऊपर से गुजरे और इनविजिबिलिटी क्लोक पहन ली। लेकिन नेविल को यूं जमीन पर छोड़ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वे सब इतने नर्वस थे कि हर मूर्ति की परछाई फिल्च लग रही थी। हर हल्की सी हवा पीव्स की उड़ती हुई आवाज जैसी लग रही थी। पहली सीढ़ी के नीचे उन्होंने देखा कि मिसेस नॉरिस ऊपर छुपकर बैठी है। ओह चलो, बस एक बार उसे लात मारते हैं, रॉन ने हैरी के कान में फुसफुसाया। लेकिन हैरी ने सिर हिला दिया। वे धीरे धीरे उसके पास से चुपके से निकले। मिसेस नॉरिस ने अपनी लैंप जैसी आंखें उन पर डालीं, लेकिन कुछ नहीं किया। वे तीसरी मंजिल की सीढ़ी तक पहुंचे तो किसी और से नहीं टकराए। पीव्स सीढ़ी के बीचों बीच कालीन ढीला कर रहा था ताकि लोग गिर जाएं। कौन है? उसने अचानक पूछा जब वे उसके पास पहुंचे। उसने अपनी काली आंखें संकीर्ण कर लीं। मुझे पता है तुम हो, भले ही मैं देख नहीं पा रहा हूं। तुम कोई भूत हो, कोई आत्मा हो या कोई छोटा छात्र जानवर हो। वो हवा में ऊपर उठ गया और वहीं तैरता रहा, आंखें मिचमिचाता हुआ। मुझे फिल्च को बुलाना चाहिए। अगर कोई अदृश्य चीज इधर उधर घूम रही है। हैरी के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। पीव्स, उसने खराश भरी आवाज में कहा। ब्लडी बैरन के अपने कारण हैं अदृश्य होने के लिए। पीव्स इतना चौंका कि हवा से गिरते गिरते बचा। वो समय रहते संभल गया और सीढ़ियों के ऊपर 1 फुट की ऊंचाई पर तैरता रहा। माफ करना महाराज, मिस्टर बैरन साहब, उसने चापलूसी से कहा। मेरी गलती, मैंने आपको नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। आप तो अदृश्य हैं। पीवसी की इस छोटी सी मजाक को माफ कर दीजिए साहब। मुझे यहां काम है पीव्स, हैरी ने खुरदुरी आवाज में कहा। आज रात इस जगह से दूर रहना।
जरूर साहब, बिल्कुल जरूर। पीव्स ने हवा में फिर से ऊपर उठते हुए कहा। उम्मीद है आपका काम अच्छे से हो बैरन साहब, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और वो उड़ता हुआ चला गया। शानदार हैरी, रॉन ने फुसफुसाया। कुछ सेकंड बाद वे तीसरी मंजिल वाले कॉरिडोर के बाहर पहुंच गए और दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। देख लिया तुमने? हैरी ने धीरे से कहा। स्नेप पहले ही फ्लफी को पार कर चुका है। खुला दरवाजा देखकर तीनों को पहली बार पूरी तरह समझ आया कि वे किस चीज का सामना करने जा रहे हैं। क्लोक के नीचे से हैरी ने बाकी दोनों की ओर देखा। अगर तुम लोग वापस जाना चाहो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसने कहा। तुम क्लोक ले लो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी बेवकूफी मत करो, रॉन ने कहा। हम साथ चलेंगे, हर्माइनी ने कहा। हैरी ने दरवाजा पूरी तरह खोला। जैसे ही दरवाजा चरमराया, गहरे गरजते हुए गुर्राने की आवाजें उनके कानों तक पहुंची। कुत्ते की तीनों नाकें तेजी से उनकी ओर सूंघ रही थीं। हालांकि वो उन्हें देख नहीं सकता था। उसके पैरों के पास क्या है? हर्माइनी ने फुसफुसाया। लगता है एक हार्प है, रॉन ने कहा। स्नेप ने ही छोड़ा होगा। जैसे ही म्यूजिक बंद होता है ये जाग जाता होगा, हैरी ने कहा। तो अब शुरू करते हैं। उसने हैग्रिड की दी हुई बांसुरी होंठों से लगाई और बजाना शुरू किया। यह कोई स्वर नहीं था, लेकिन पहले ही नोट से जानवर की आंखें भारी होने लगीं। हैरी ने मुश्किल से सांस ली। धीरे धीरे कुत्ते की गुर्राहट बंद हो गई। वह अपने पंजों पर लड़खड़ाया, घुटनों पर गिरा और जमीन पर ढह गया, गहरी नींद में। बजाते रहो, रॉन ने हैरी को चेताया जब वे क्लोक उतार कर ट्रैपडोर की ओर बढ़े। वे कुत्ते के गरम बदबूदार सांस को महसूस कर सकते थे जब वे उसके विशाल सिरों के पास पहुंचे। मुझे लगता है हम ट्रैपडोर खोल पाएंगे, रॉन ने कहा, कुत्ते की पीठ के पार झांकते हुए। पहले तुम जाना चाहोगी हर्माइनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। रॉन ने दांत भींचे और सावधानी से कुत्ते की टांगों के ऊपर से गुजरा। उसने ट्रैपडोर की रिंग पकड़ी और उसे ऊपर खींचकर खोल दिया। क्या दिख रहा है? हर्माइनी ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, बस काली अंधेरी जगह। नीचे जाने का कोई तरीका नहीं है, हमें बस कूदना होगा। हैरी, जो अब भी बांसुरी बजा रहा था, ने रॉन का ध्यान खींचा और खुद की ओर इशारा किया। तुम पहले जाना चाहते हो? पक्का? रॉन ने पूछा। पता नहीं ये कितनी गहराई में जाता है। बांसुरी हर्माइनी को दे दो ताकि वो उसे सुलाए रखे। हैरी ने बांसुरी दे दी। कुछ सेकंड की खामोशी में कुत्ता हिला और गुर्राया, लेकिन जैसे ही हर्माइनी ने बजाना शुरू किया, वह फिर से गहरी नींद में चला गया। हैरी उसके ऊपर चढ़ा और ट्रैपडोर से नीचे झांका। नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खुद को छेद से नीचे लटकाया, बस उंगलियों से पकड़े हुए। फिर ऊपर रॉन की ओर देखा और कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मत आना। सीधा आउलरी जाओ और हेडविग को डंबलडोर के पास भेज देना, ठीक है? ठीक है, रॉन ने कहा। उम्मीद है कुछ ही मिनट में मिलेंगे। और हैरी ने खुद को छोड़ दिया। ठंडी गीली हवा उसके पास से गुजरती गई जब वो नीचे नीचे और नीचे गिरा। फ्लम्प, एक हल्की कुशन जैसी आवाज के साथ वो किसी नरम चीज पर गिरा। वो उठ बैठा और टटोलने लगा। उसकी आंखें अंधेरे की आदी नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पौधे जैसी चीज पर बैठा है। सब ठीक है। उसने ऊपर उस डाक टिकट जितनी सी रोशनी वाले छेद की ओर देखा और चिल्लाया, नीचे गिरना सुरक्षित है, तुम लोग भी कूद सकते हो। रॉन तुरंत उसके पीछे आया। वो हैरी के पास आकर गिरा। ये क्या चीज है? ये उसके पहले शब्द थे। पता नहीं, कोई पौधा जैसा लगता है। शायद गिरने की गति को कम करने के लिए है। चलो हर्माइनी। दूरी से म्यूजिक रुक गया। कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, लेकिन हर्माइनी पहले ही कूद चुकी थी। वो हैरी के दूसरी ओर आकर गिरी। हम तो स्कूल के बहुत नीचे होंगे, उसने कहा।
सच में अच्छा हुआ ये पौधा यहां है, रॉन ने कहा। अच्छा हुआ? हरमाइनी चिल्लाई। तुम दोनों को देखो। वो उछल कर उठी और एक गीली दीवार की ओर भागी। उसे भागने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि जैसे ही वो उतरी थी, पौधे ने उसके टखनों के चारों ओर सांप जैसी बेलें लपेट ली थीं। हैरी और रॉन के पैरों पर भी ये बेलें कस चुकी थीं, पर उन्हें पता भी नहीं चला। हरमाइनी खुद को बचाने में सफल रही थी, इससे पहले कि पौधा उसे कसकर पकड़ता। अब वो घबराकर देख रही थी कि दोनों लड़के पौधे से छूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना वे खींच रहे थे, पौधा उतना ही तेजी से और कसता जा रहा था। हिलना बंद करो, हरमाइनी ने आदेश दिया। मुझे पता है ये क्या है, ये डेविल स्नेयर है। ओह, बहुत अच्छा, हमें इसका नाम तो पता चल गया। बड़ी मदद हुई, रॉन चिढ़ते हुए बोला, पीछे की ओर झुकते हुए ताकि बेलें उसकी गर्दन तक न पहुंचे। चुप रहो, मैं सोच रही हूं इसे मारते कैसे हैं। हरमाइनी बोली। तो जल्दी सोचो, मुझे सांस नहीं आ रही, हैरी ने कहा, जो इससे लड़ते हुए मुश्किल से सांस ले पा रहा था। डेविल स्नेयर, डेविल स्नेयर। प्रोफेसर स्प्राउट ने क्या कहा था? इसे अंधेरा और नमी पसंद है। तो आग जलाओ, हैरी बोला। हां सही, लेकिन यहां लकड़ी नहीं है, हरमाइनी ने कहा, हाथ मरोड़ते हुए। तुम पागल हो गई हो, रॉन चिल्लाया। तुम जादूगरनी हो या नहीं? ओह सही, हरमाइनी ने कहा और अपनी छड़ी निकाली, घुमाई, कुछ बड़बड़ाई और वही नीली लपटें निकाल दी जो उसने स्नेप पर इस्तेमाल की थीं। कुछ ही सेकंड में दोनों लड़कों को महसूस हुआ कि बेलें ढीली हो रही हैं और रोशनी और गर्मी से पीछे हट रही है। वे छूटकर बाहर आ पाए। अच्छा हुआ तुम हर्बोलॉजी में ध्यान देती हो, हरमाइनी, हैरी ने कहा, उसके पास जाकर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। हां, रॉन ने कहा, और अच्छा हुआ हैरी मुसीबत में अपना होश नहीं खोता। यहां लकड़ी नहीं है, सच में, इस तरफ, हैरी ने कहा, पत्थर के रास्ते की ओर इशारा करते हुए, जो आगे जाने का इकलौता रास्ता था। उनके कदमों की आवाज और दीवारों से टपकते पानी की धीमी टप टप के अलावा कोई आवाज नहीं थी। रास्ता ढलान पर जा रहा था और हैरी को ग्रिंगॉट्स की याद आ गई। दिल में एक झटका महसूस करते हुए उसे उन ड्रैगन की याद आई जो जादूगरों के बैंक के खजानों की रक्षा करते हैं। अगर उन्हें कोई बड़ा ड्रैगन मिल गया, नॉर्बर्ट ही काफी था। तुम कुछ सुन रहे हो? रॉन ने फुसफुसाया। हैरी ने ध्यान से सुना। हल्की सरसराहट और खनकती हुई आवाजें आगे से आ रही थीं। क्या ये कोई भूत हो सकता है? पता नहीं, मुझे तो पंखों जैसी आवाज लग रही है। आगे रोशनी है, मुझे कुछ हिलता दिख रहा है। वे रास्ते के अंत में पहुंचे और देखा कि उनके सामने एक शानदार रोशनी से भरा हुआ कमरा था, जिसकी छत बहुत ऊंचाई तक थी। वहां छोटे छोटे रत्नों जैसे चमकते हुए परिंदे उड़ रहे थे और कमरे में घूम रहे थे। कमरे के दूसरी तरफ एक भारी लकड़ी का दरवाजा था। क्या तुम्हें लगता है अगर हम कमरे को पार करेंगे तो ये हम पर हमला करेंगे? रॉन ने पूछा। शायद, हैरी ने कहा। ये बहुत डरावने तो नहीं लग रहे, लेकिन अगर ये सब एक साथ नीचे आ जाएं। खैर, और कोई रास्ता तो है नहीं। मैं दौड़ता हूं। उसने गहरी सांस ली, अपना चेहरा अपनी बाहों से ढका और दौड़ पड़ा। उसे लगा कि किसी भी पल नुकीली चोंच और पंजे उसे घायल कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो दरवाजे तक बिना चोट पहुंचा। उसने हैंडल खींचा, लेकिन दरवाजा बंद था। बाकी दोनों भी उसके पीछे पहुंच गए। उन्होंने खींचा, जोर लगाया, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। यहां तक कि हरमाइनी की अलोहोमोरा स्पेल से भी नहीं खुला। अब क्या करें? रॉन ने कहा। ये परिंदे, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं हो सकते, हरमाइनी ने कहा। उन्होंने परिंदों को ऊपर उड़ते देखा, जो चमक रहे थे। ये परिंदे नहीं हैं, हैरी अचानक बोला।
ये चाबियां हैं, पंखों वाली चाबियां। ध्यान से देखो। तो इसका मतलब उसने कमरे में चारों ओर देखा, जबकि बाकी दोनों चाबियों के झुंड को घूर रहे थे। देखो झाड़ू, हमें दरवाजे की चाबी पकड़नी होगी। लेकिन वहां तो सैकड़ों हैं। रॉन ने दरवाजे के ताले की जांच की। हमें एक बड़ा पुराने ढंग का ताला ढूंढना है, शायद चांदी का, जैसे हैंडल। वे प्रत्येक ने एक झाड़ू उठाई और हवा में उड़ान भरी, चाबियों के बादल के बीच में उड़ते हुए। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जादुई चाबियां इतनी तेजी से उड़ रही थीं कि एक को पकड़ना लगभग असंभव था। हालांकि हैरी सदी का सबसे युवा सीकर था। उसे वे चीजें देखने की कला थी जो दूसरों को नहीं दिखती थीं। 1 मिनट के बाद उसने एक बड़ी चांदी की चाबी देखी, जिसकी एक पंख मुड़ी हुई थी, जैसे पहले किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। वो वाली, उसने दूसरों को पुकारा। वो बड़ी, वहां नहीं, वहां चमकीले नीले पंखों वाली एक तरफ के पंख मुड़े हुए हैं। रॉन उस दिशा में तेजी से गया जहां हैरी इशारा कर रहा था, छत से टकराया और लगभग अपनी झाड़ू से गिर पड़ा। हमें इसे घेरना होगा, हैरी ने पुकारा, अपनी नजर उस चाबी से हटाए बिना। रॉन, तुम ऊपर से आओ, हरमाइनी नीचे रहो और इसे नीचे जाने से रोको, और मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब रॉन ने गोता लगाया। हरमाइनी ऊपर की ओर उड़ी। चाबी ने दोनों को चकमा दिया और हैरी उसके पीछे दौड़ा। यह दीवार की ओर उड़ गई। हैरी आगे झुका और एक तेज, कर्कश आवाज के साथ उसे एक हाथ से पत्थर की दीवार पर दबा दिया। रॉन और हरमाइनी की जयकारें ऊंचे कमरे में गूंज उठीं। वे जल्दी से उतरे और हैरी दरवाजे की ओर दौड़ा। चाबी उसके हाथ में संघर्ष कर रही थी। उसने उसे ताले में डाला और घुमाया। यह काम कर गया। जैसे ही ताला खुला, चाबी फिर से उड़ गई। अब वह बहुत थकी हुई लग रही थी, क्योंकि उसे 2 बार पकड़ा गया था। तैयार? हैरी ने दूसरों से पूछा। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। उन्होंने सिर हिलाया। उसने दरवाजा खोला। अगला कमरा इतना अंधेरा था कि वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। लेकिन जैसे ही वे उसमें कदम रखे, कमरे में अचानक रोशनी फैल गई और एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। वे एक विशाल शतरंज बोर्ड के किनारे खड़े थे, काले शतरंज के मोहरों के पीछे, जो सभी उनसे ऊंचे थे और काले पत्थर से बने लगते थे। उनके सामने कमरे के पार सफेद मोहरे थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी थोड़े कांप गए। विशाल सफेद शतरंज के मोहरों के चेहरे नहीं थे। अब हमें क्या करना है? हैरी ने फुसफुसाया। ये तो स्पष्ट है ना? रॉन ने कहा। हमें कमरे के पार खेलने की जरूरत है। सफेद मोहरों के पीछे उन्होंने एक और दरवाजा देखा। कैसे? हरमाइनी ने घबराते हुए कहा। मुझे लगता है, रॉन ने कहा, हमें शतरंज के मोहरे बनना होगा। वह एक काले घोड़े के पास गया और उसके घोड़े को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत पत्थर जीवित हो गया। घोड़े ने जमीन पर खुर मारा और घोड़े ने अपना हेलमेट वाला सिर नीचे झुकाया और रॉन की ओर देखा। क्या हमें आपके साथ शामिल होना होगा पार जाने के लिए? काले घोड़े ने सिर हिलाया। रॉन ने दूसरों की ओर मुड़कर कहा, इस पर सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है हमें 3 काले मोहरों की जगह लेनी होगी। हैरी और हरमाइनी चुप रहे, रॉन को सोचते हुए देखते रहे। अंत में उसने कहा, अब बुरा मत मानना, लेकिन तुम दोनों शतरंज में इतने अच्छे नहीं हो। हमें बुरा नहीं लगा। हैरी ने जल्दी से कहा, बस हमें बताओ क्या करना है। ठीक है हैरी, तुम उस बिशप की जगह लो, और हरमाइनी, तुम वहां उस किले की जगह जाओ। और तुम? मैं नाइट बनूंगा, रॉन ने कहा। ऐसा लगा जैसे शतरंज के मोहरे उनकी बात सुन रहे थे, क्योंकि ये सुनते ही एक नाइट, एक बिशप और एक किला सफेद मोहरों से मुंह मोड़कर बोर्ड से बाहर चले गए और 3 खाली घर छोड़ गए, जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी खड़े हो गए। शतरंज में हमेशा सफेद पहले चलता है,
रॉन ने कहा, बोर्ड की ओर झांकते हुए। हाँ, देखो। एक सफेद प्यादा 2 घर आगे बढ़ गया। रॉन ने काले मोहरों को निर्देश देना शुरू किया। वे चुपचाप वहां चले जाते जहां वो उन्हें भेजता। हैरी के घुटने कांप रहे थे। अगर वे हार गए तो। हैरी, दाईं ओर तिरछे 4 घर आगे बढ़ो। पहला बड़ा झटका तब आया जब उनका दूसरा नाइट मारा गया। सफेद रानी ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे बोर्ड से खींच ले गई, जहां वह मुंह के बल बिल्कुल शांत पड़ा रहा। उसे मारने देना जरूरी था, रॉन ने कहा, हिलते हुए। इससे तुम्हें वह बिशप लेने का मौका मिलेगा। हरमाइनी, जाओ। हर बार जब उनका कोई मोहरा मारा गया, सफेद मोहरों ने कोई रहम नहीं दिखाया। जल्द ही काले मोहरों का एक ढेर बोर्ड की दीवार के पास बेजान पड़ा था। 2 बार रॉन ने समय रहते देखा कि हैरी और हरमाइनी खतरे में हैं। वह खुद बोर्ड पर इधर उधर दौड़ता रहा और जितने काले मोहरे वे खो चुके थे, लगभग उतने ही सफेद उसने मार दिए। हम लगभग पहुंच चुके हैं, वह अचानक बड़बड़ाया। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। सफेद रानी ने अपना खाली चेहरा उसकी ओर घुमा लिया। हां, रॉन ने धीरे से कहा, यही एक रास्ता है। मुझे मारा जाना होगा। नहीं, हैरी और हरमाइनी दोनों चिल्लाए। ये तो शतरंज है, रॉन ने झुंझलाकर कहा। कभी कभी बलिदान देना पड़ता है। मैं अपनी चाल चलता हूं और वह मुझे मार देगी। इससे तुम राजा को मात दे सकते हो, हैरी। लेकिन क्या तुम स्नेप को रोकना चाहते हो या नहीं? रॉन, देखो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वो शायद अब तक स्टोन ले चुका होगा। अब कोई और रास्ता नहीं था। तैयार? रॉन ने पुकारा। उसका चेहरा पीला था, लेकिन दृढ़ निश्चय था। मैं जा रहा हूं। अब जीतने के बाद रुको मत। वह एक कदम आगे बढ़ा और सफेद रानी झपट पड़ी। उसने अपने पत्थर जैसे हाथ से रॉन के सिर पर जोर से मारा और वह जमीन पर जा गिरा। हरमाइनी चीखी, लेकिन अपनी जगह पर खड़ी रही। सफेद रानी ने रॉन को एक और घसीट दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो गया हो। कांपते हुए हैरी 3 घर बाईं ओर बढ़ा। सफेद राजा ने अपना ताज उतारा और हैरी के पैरों के पास फेंक दिया। उन्होंने जीत लिया था। शतरंज के मोहरे पीछे हट गए और झुक गए, जिससे सामने का दरवाजा साफ हो गया। रॉन की ओर आखिरी बार बेबस निगाह डालकर हैरी और हरमायनी दरवाजे के पार दौड़ पड़े और अगले रास्ते में ऊपर चढ़े। अगर वो ठीक होगा, हैरी ने कहा, खुद को समझाने की कोशिश करते हुए। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? हमने स्प्राउट वाला पार कर लिया। वो डेविल स्नेयर था। फ्लिटविक ने चाबियों पर जादू किया होगा। मैगोनागल ने शतरंज के मोहरों को ट्रांसफिगर किया ताकि वो जीवित हो जाएं। अब क्विरल का जादू बचा है और स्नेप का। वे एक और दरवाजे तक पहुंच गए। तैयार? हैरी ने फुसफुसाया। चलो। हैरी ने दरवाजा खोला। एक घिनौनी बदबू उनके नाक में भर गई, जिससे दोनों ने अपनी रोब्स को नाक पर चढ़ा लिया। आंखों में पानी भर आया। उन्होंने जमीन पर एक ट्रोल को देखा, जो उस ट्रोल से भी बड़ा था जिससे वे पहले भिड़े थे और जो पूरी तरह बेहोश पड़ा था। सिर पर खून से सना गुमड़ था। अच्छा हुआ कि हमें इससे नहीं लड़ना पड़ा, हैरी ने फुसफुसाया जब वे सावधानी से उसकी भारी टांग के ऊपर से गुजरे। चलो, मुझे सांस नहीं आ रही। उसने अगला दरवाजा खोला। दोनों डरते डरते देखने लगे कि आगे क्या है, लेकिन वहां कुछ भी डरावना नहीं था। बस एक मेज थी जिस पर 7 अलग अलग आकार की बोतलें एक कतार में रखी थीं। स्नेप का, हैरी ने कहा। अब हमें क्या करना है? जैसे ही वे अंदर गए, उनके पीछे दरवाजे में एक आग भड़क उठी। ये आम आग नहीं थी, ये बैंगनी रंग की थी। उसी पल सामने वाले रास्ते के दरवाजे में काली आग भड़क उठी। वे फंस गए थे। देखो, हरमायनी ने बोतलों के पास रखे एक कागज के रोल को उठाया। हैरी ने उसके कंधे से ऊपर झांककर पढ़ा। खतरा आगे है, सुरक्षा पीछे है। हम में से 2 मदद करेंगे, चाहे जो भी खोजे।
7 में से एक आगे जाने देगा, एक और पीने वाले को वापस भेजेगा। 2 में सिर्फ बिच्छू की वाइन है, 3 हम में से झर हैं पंक्ति में छुपे हुए। चुनो। अगर तुम हमेशा के लिए यहां नहीं रहना चाहते, तुम्हारी मदद के लिए ये 4 संकेत हैं। पहला, चाहे झर कितनी भी चालाकी से छिपे, वो हमेशा बिच्छू वाइन के बाईं ओर मिलेगा। दूसरा, जो बोतलें दोनों छोर पर हैं वे अलग हैं, लेकिन अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो वे तुम्हारे दोस्त नहीं। तीसरा, जैसा कि तुम साफ देख सकते हो, सबके आकार अलग हैं। ना कोई बौना, ना कोई दैत्य मौत अपने अंदर छुपाए है। चौथा, बाईं ओर से दूसरी ओर, दाईं ओर से दूसरी बोतल स्वाद में एक जैसी है, भले ही पहली नजर में अलग लगती हों। हरमायनी ने गहरी सांस ली और हैरी ने आश्चर्य से देखा कि वो मुस्कुरा रही थी, जो कि आखिरी चीज थी जो हैरी सोच सकता था। शानदार, हरमायनी ने कहा। यह जादू नहीं है, ये लॉजिक है, एक पहेली। बहुत सारे महान जादूगरों में जरा सी भी लॉजिक नहीं होती, वे यहां हमेशा के लिए फंस जाते। लेकिन हम भी तो फंस सकते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं, हरमायनी ने कहा। सारी जानकारी इस कागज पर है। 7 बोतलें, 3 जहर हैं, 2 वाइन, एक हमें काली आग के पार सुरक्षित ले जाएगी और एक बैंगनी आग के रास्ते वापस ले जाएगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पीनी है? 1 मिनट दो। हरमायनी ने उस कागज को कई बार पढ़ा, फिर वह बोतलों की कतार में ऊपर नीचे चलने लगी, खुद से बड़बड़ाते हुए और इशारे करते हुए। आखिरकार उसने ताली बजाई। मिल गया, उसने कहा। सबसे छोटी बोतल हमें काली आग के पार ले जाएगी, स्टोन की ओर। हैरी ने उस छोटी सी बोतल को देखा। इसमें तो बस एक ही घूंट भर है, उसने कहा। यह तो बस एक सिप भर है। वे एक दूसरे की ओर देखे। कौन सी तुम्हें बैंगनी आग के पार ले जाएगी? हरमायनी ने दाईं ओर की कतार में सबसे गोल बोतल की ओर इशारा किया। तुम वो पियो, हैरी ने कहा। नहीं, सुनो, वापस जाओ और रॉन को ले आओ। फ्लाइंग की रूम से झाड़ू ले आना, वो तुम्हें ट्रैपेडोर से बाहर और फ्लफी से पार ले जाएंगी। सीधे आउलरी जाना और हेडविग को डंबलडोर के पास भेजना, हमें उसकी जरूरत है। मैं शायद स्नेप को थोड़ी देर रोक पाऊं, लेकिन मैं उसके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन हैरी, अगर यू नो हू उसके साथ हुआ तो एक बार मैं बच गया था, है ना? हैरी ने अपने निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। शायद फिर से किस्मत साथ दे। हरमायनी के होंठ कांप गए और वो अचानक हैरी की ओर दौड़ी और उसे गले लगा लिया। हरमायनी, हैरी, तुम बहुत अच्छे जादूगर हो, जानते हो। मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूं, हैरी ने शर्माते हुए कहा जब वह पीछे हटी। हाय, मैं, हरमायनी ने कहा। किताबें और समझदारी, उससे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं, दोस्ती और बहादुरी। और ओ हैरी, ध्यान रखना, तुम पहले पियो, हैरी ने कहा। तुम पक्की हो ना कौन सी है? पूरी तरह, हरमायनी ने कहा। उसने अंत की गोल बोतल से एक लंबा घूंट लिया और कांप गई। ये जहर तो नहीं है? हैरी ने चिंता से पूछा। नहीं, लेकिन ये बर्फ जैसा है। जल्दी जाओ, इससे पहले कि असर खत्म हो जाए। गुड लक, ध्यान रखना। जाओ। हरमायनी मुड़ी और सीधे बैंगनी आग के अंदर चली गई। हैरी ने गहरी सांस ली और सबसे छोटी बोतल उठाई। उसने खुद को मोड़ा और काली आग की ओर मुड़ा। लो, मैं आ रहा हूं, उसने कहा और एक ही घूंट में बोतल खाली कर दी। वाकई ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ उसके शरीर में दौड़ रही हो। उसने बोतल नीचे रखी और आगे बढ़ा। उसने खुद को तैयार किया। देखा कि काली आग उसके शरीर को चाट रही है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। एक पल को वह सिर्फ अंधेरी आग के बीच था, फिर वह दूसरी तरफ था, आखिरी कमरे में। वहां पहले से कोई मौजूद था, लेकिन वह स्नेप नहीं था, वो तो वोल्डेमॉर्ट भी नहीं था। तो आखिर कौन है जो अंतिम कमरे में उनका इंतजार कर रहा है? और काले जादू की इस परत के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? सच अब बस कुछ कदम दूर है। पूरी जादुई यात्रा के लिए बियॉन्ड द होराइजन स्टोरीज को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करें।